हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए सिविल का 23rd पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 30 का। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड लिमिट साइन आर सर्कुलर इन शेप। देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी पता लग गया कि भाई स्पीड लिमिट साइन जो होता है उसकी जो शेप होती है वो गोलाकार होती है एंड हैव बैकग्राउंड एंड बॉर्डर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कलर के नाम दिए गए हैं, तो हमसे यही पूछ रहा है कि भाई उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होता है एंड उसका बॉर्डर जो होता है उसका कलर क्या होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके अगर आप बैकग्राउंड की बात करेंगे तो वाइट कलर का होता है और उसका बॉर्डर जो होता है उसकी बात करेंगे तो रेड कलर का होता है। सो ओ ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, सफेद और लाल रंग का आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, इन ए बिचुमिनस पेमेंट। बिचुमिनस की जो रोड का जो सरफेस होता है उसके ऊपर पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू, एलिगेटिंग जो गेटर क्रैकिंग होती है वो मेनली आती है किस कारणों से आती है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो एलिगेटर क्रैकिंग जो होती है, अगर हमारा जो कोई स्ट्रक्चर है रोड सरफेस का वो बार बार फटीग के अंडर आएगा, रिपीटेड स्ट्रेस जो लगता है, तो उस वजह से आपको एलिगेटर क्रैकिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। रिपीट, बार बार से स्ट्रेस जो है वो रिपीट हो रही है, तो उस वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एलिगेटर क्रैकिंग में आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रैक कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ। ट्रैक कंस्ट्रक्शन जो होती है ये बनना शामिल है। ट्रैक कंस्ट्रक्शन में क्या शामिल होता है, सब ग्रेड, प्लेट लेइंग, या फिर ब्लास्टिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ट्रैक की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें इन सभी में से सिर्फ सब ग्रेड ही शामिल रहता है, सब ग्रेड आपको बिछाना ही पड़ता है। तो जो एग्रीगेट वगैरह होते हैं वो भी बिछाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यही ऑप्शन दिया गया है, ए हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड चार्ल्स वाइगनोल्स इन्वेंट फ्लैट फुटेड रेल। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि भाई जो फ्लैट फुटेड रेल का जो सेक्शन है उसको किसने बनाया था, किसने उसका आविष्कार किया था, वो चार्ल्स ने किया था। तो ये चीज आप याद रखिए। अभी हमसे ये पूछ रहा है कि भाई वो उसने कितने सन में किया था, कितने कब किया था, कौन सी डेट को किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1836 में आविष्कार जो है वो किया था। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रेलवे द लेंथ ऑफ रेल यूज्ड इन ब्रॉड गेज इज। लेंथ जो होती है बीजी ग्रेड की वो क्या होती है इंडियन रेलवे के लिए, 12 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, या फिर 11 मीटर, कितनी होती है। यहाँ पे ब्रॉड गेज के लिए पूछा है, तो ब्रॉड गेज के लिए आपकी 12.80 होती है, नियर बाय 13 मीटर के। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक मीटर गेज के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा गया था एक दो एग्जाम में। तो मीटर गेज के लिए 11.89 होता है, नियर बाय 12 मीटर के बराबर होता है। सो 13 और 12 उस क्वेश्चन में आपका आंसर होना चाहिए था। तो ब्रॉड गेज के लिए हमारा आंसर सी आंसर बन जाएगा। यहाँ पर फीट और इंचेस में भी पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कितने फीट का होता है। 42 फीट ब्रॉड गेज, 39 फीट जो होता है वो मीटर गेज का होता है। ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर में आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑफ रेलवे ट्रैक। हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है रेलवे ट्रैक्स में, नेगेटिव सुपर एलिवेशन मीन्स, नेगेटिव सुपर एलिवेशन जो होती है उसका क्या मीनिंग होता है। उसका ये मीनिंग होता है कि आउटर रेल इज एट लोअर लेवल देन इनर रेल। जो आउटर रेल्स होती है वो भाई लोअर लेवल पर होती है अंदर के मुकाबले। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रियल फ्लूइड इज वन विच। रियल फ्लूइड वो होता है विच जो
इनकम्प्रेसिबल होता है, या फिर विस्कोसिटी होती है, या फिर कांस्टेंट विस्कोसिटी, या फिर डेंसिटी, या फिर जीरो शियर स्ट्रेस होता है उसके पास। क्या होता है उसके पास? तो उसके पास विस्कोसिटी होती है, विस्कस होता है। रियल फ्लूइड जो होता है वो विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है। ये वगैरह कांस्टेंट वगैरह नहीं होती है, तो उसके पास सिर्फ विस्कोसिटी ही होती है। ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में क्या है, जो फ्लूइड है, प्रेशर है, वो क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड ऑल डायरेक्शन में। तो आप उसको क्या बोलेंगे? वो किसका लॉ कहता है? तो पास्कल का लॉ यही कहता है कि भाई प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड एट रेस्ट हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल का लॉ यही कहता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, हमारी जो बॉडी है कोई तैर रही है, तो वो इनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस में उसका मैटर सेंटर जो होता है वो कहाँ पर होता है? कोई बॉडी है वो पानी में तैर रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है, तो मैटर सेंटर जो होगा वो कहाँ पर होगा? बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिलो सेंटर ऑफ बायंसी, एबव सेंटर ऑफ बायंसी, या फिर एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे स्टेबल का केसेस पूछा गया है, यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लोटिंग बॉडी के केसेस में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है, तो मैटर सेंटर पूछता है, तो मैटर सेंटर जो होता है वो क्या कहाँ पर होता है? ग्रेविटी के ऊपर होता है। स्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए मैटर सेंटर नीचे होता है, ये आप याद रखिए। अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो दोनों आमने सामने ही होते हैं, कॉन्साइड होते हैं, एम एट जी। तो ये आप याद रखिए, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा, स्टेबल के केसेस में अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। सो बैरोमीटर के बारे में सभी को पता है कि भाई ये क्या मेजर करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करता है। लेकिन ये होती किस तरह की होती है? ये एक कांच की बनी हुई एक नली होती है, कांच की एक नली होती है, जिसकी लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो 800 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 800 मिलीमीटर। ये आप याद रखिए, कांच की एक नली होती है, इसको आप बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। डी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फ्लोइंग। उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है जब वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, प्रवाह हो रहा है, तब फ्लूइड जो है उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड, या फिर नॉन लीनियर फ्लूइड बोलेंगे? सो भाई डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं हो सकता है, वो इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो कंप्रेसिबल बन जाएगा, ये भी आप याद रखिए। डेंसिटी चेंज होगी तो वो कंप्रेसिबल बन जाएगा, डज नॉट चेंज तो वो इनकम्प्रेसिबल ही रहता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए वेंचुरीमीटर टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। फ्लो का जो सेपरेशन होता है, प्रवाह का जो अलग अलग होती है, उसको अगर आपको रोकना है वेंचुरीमीटर में, तो एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है। सो वेंचुरीमीटर में एक तो डिवर्जेंस यूज किया जाता है, एक कन्वर्जेंस जो होता है वो यूज किया जाता है। दोनों के लिए आपको इसका जो डिग्री होती है ये पता होनी चाहिए कि भाई इसका जो एंगल ऑफ डिवर्जेंस कितना होता है, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है, अगर आपको फ्लो सेपरेशन जो है उसको रोकना है तो यही दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर डिवर्जेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है 5 से 7 डिग्री का होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कन्वर्जन के केसेस में 15 से 20 के बीच में होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। उसके बाद देखिए, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, इफ रेनॉल्ड नंबर जो है इतना है हमारे पास, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्मूथ पाइप के लिए। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होती है स्मूथ पाइप के लिए वो क्या होती है? तो देखिए, फ्रिक्शन वैल्यू फ्रिक्शन जो होती है उसको फाइंड आउट आपको करना है। आपको पता है कि भाई 0.316 ओवर
रिनोल्ड नंबर का 1/4 होता है। ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है स्मूथ पाइप के लिए फाइंड आउट करने का, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास आर ई की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू है, एंड हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। हमारे पास कितना आंसर आता है 0.316 ओवर रिनोल्ड नंबर 10। अगर आप इसको 10⁻⁴ लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये 3 6 0 दी गई है, तो 10⁻⁴ आप लिख सकते हैं इसको। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ 0.0099 ये आंसर आ जाता है। नियर बाय अगर आप देखेंगे तो 0.01 के बराबर है, क्योंकि 2 0 हैं। तो नियर बाय हमारे पास, क्योंकि ऑप्शन में यही दिए गए हैं, तो हम इसको तो लिख नहीं सकते 2 0 के बाद 99, यहाँ पर कोई नहीं दिया गया, तो नियर बाय ऑप्शन हम इसको ही मान लेंगे कि भाई हमारा आंसर यही होगा। वैसे वैल्यू तो यही आती है, वैल्यू ये है। अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो आपका आंसर तो यही होगा, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो हम इसको नियर बाय आंसर मान लेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल इज। मोस्ट एफिशिएंट जो चैनल सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर ट्रेपेजॉइडल? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो वो होता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ही होता है वो। डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस मीटर। गिवन डिस्चार्ज, दिया हुआ डिस्चार्ज जो है किसके थ्रू दिया हुआ है? ओरिफिस मीटर जो है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो कोएफिशिएंट जो डिस्चार्ज जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है? अगर आप इसकी बात करेंगे तो 0.640 से लेकर 0.67 इसके बीच में लाई करता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जोन ऑफ द सॉइल इफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन। जोन ऑफ द सॉइल, यहाँ पर कुछ जोन दी गई है सॉइल की, वो कौन सी जोन है जो कि इफेक्ट की जाती है कैपिलरी एक्शन जो होता है उसके द्वारा? कैपिलरी एक्शन के द्वारा कौन सी जोन जो होती है जो इफेक्ट की जाती है? तो वो जोन होती है कैपिलरी फ्रिंज या फिर कैपिलरी जोन। सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। फुली सैचुरेटेड सॉइल का सैंपल जो होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होती है उसमें कितनी होती है? अगर हमारे पास कोई सॉइल है वो बिल्कुल ही गीली है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना बनेगा? डिग्री ऑफ, अगर वो पूरी गीली है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 100% ही बनेगा, क्योंकि वो पार्शली नहीं है। पार्शली के लिए हमारी वैल्यू 0 से 100 के बीच में रह सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ड्राई है तो उसमें तो सैचुरेशन होगा ही नहीं, 0% होगा, पानी ही नहीं होगा उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फ्लो थ्रू सॉइल। हमारा जो फ्लो है वो सॉइल के थ्रू हो रहा है, मिट्टी के थ्रू हो रहा है। द फ्लो इज लैमिनर, तो फ्लो जो है वो लैमिनर है। तो उस केसेस में हमारा जो रिनोल्ड नंबर होता है वो क्या होता है? उस केसेस में हमारा जो रिनोल्ड नंबर होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब भी लैमिनार का केसेस आएगा तो उस केसेस में हमारा जो फ्लो होता है, रिनोल्ड नंबर जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। लैमिनार के केसेस में जो सॉइल होती है वो फाइन ग्रेन की सॉइल होती है, फाइन ग्रेन की सॉइल होती है, ये चीज आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, टर्बुलेंट के लिए आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई टर्बुलेंट के लिए क्या होगा? रेनॉल्ड नंबर जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज टर्म एज ऑफ सॉइल सॉलिड। उसको आप क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी हम उसको बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लो कर्व ग्राफ दैट इज प्लॉटेड फॉर लिक्विड लिमिट टेस्ट ऑफ द सॉइल। क्या रिप्रेजेंट करता है? सो इस क्वेश्चन में आंसर सी आंसर हो जाएगा। वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लॉ।
अगला देखिए, ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन जनरली सेपरेट। ए लाइन जो होती है किसको सेपरेट करती है? प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है। ए लाइन की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। उसको आप डिनोट करते हैं आई पी इजकल टू 0.73 अंडर रूट नहीं, डब्ल्यू को लिमिट -20। तो इससे ए लाइन की वैल्यू जो होती है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए लाइन जो होती है ये सेपरेट करती है सॉइल को। तो एक होती है क्ले, एक होती है सिल्ट, यानी कि सिल्ट और क्ले को ये सेपरेट करती है। जो ए लाइन होती है इसके ऊपर जो होती है क्ले होती है, इसके ऊपर सिल्ट होती है। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एम जो होता है उसको सिल्ट से आप डिनोट करते हैं, ये सभी को पता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एल लिखा है तो ये लो है, लो है, लो कंप्रेसिबल सॉइल। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट सॉइल एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज नाउन एज। उसको आप क्या बोलते हैं? टेक्सटल क्लासिफिकेशन। अगला देखिए, ए क्ले इन फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर हैज, एक क्ले इन फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर हैज, उसके पास क्या होता है? हाई परमेबल, हाई स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिबल होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट ऑफ हैम्बर एंड फ्री फॉल ऑफ हाइट ऑफ हैम्बर फॉर मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट के लिए, मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट के लिए क्या होता है? सो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये होता है, हैम्बर का जो वेट होता है वो 4.89 किलो का होता है। 450 का उसका फ्री फॉल होता है, 45 सेंटीमीटर बनेगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सॉइल इज कॉन्टिनेंट ऑन, ये 12 ऐसे ही आ गया है। सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सॉइल इज कॉन्टिनेंट ऑन, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो जब भी आपको क्रीप वर्ड देखने को मिलता है तो आपको सिंपली आंसर ये लगा देना है कि क्रीप जो वर्ड है ये सिर्फ आपको सेकेंडरी कंसोलिडेशन में ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। कॉन्सेप्ट जो होता है, आइडिया जो होता है कंस्ट्रक्शन वर्क का, उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ओनर की, इंजीनियर की, कॉन्ट्रैक्टर की, या फिर ऑल ऑफ द अबव, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा ओनर हो जाएगा। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। कंस्ट्रक्शन की जो प्लानिंग होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ओनर्स प्लानिंग, दूसरी जो होती है कॉन्ट्रैक्टर की प्लानिंग। तो उस बेस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ओनर की ही बनती है सबसे पहले। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि टू कंसिडर द कंस्ट्रक्शन वर्क एज माइनर वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसको आप माइनर वर्क कंसिडर कर रहे हैं। तो व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इफ द लोअर लिमिट इज 20,000। लोअर लिमिट 20,000 है तो अपर लिमिट क्या रहेगी? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? माइनर वर्क के लिए क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन हमारा 1,00,000 रहेगा। सी आंसर हो जाएगा। इसकी जो लिमिट होती है ये अपर लिमिट होती है। इसके बाद इसके ऊपर तक यानी कि 1,00,000 से 5,00,000, सॉरी इसके ज़्यादा जो होती है वो माइनर वर्क। पहले अब इसको याद रखिए, माइनर मेजर को छोड़ दीजिए क्योंकि मेजर के लिए तो लिमिट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ये माइनर की लिमिट है। तो माइनर की लिमिट तो वैसे 5,00,000 से ज़्यादा ही होती है। सॉरी माइनर नहीं, मेजर, मेजर जो होता है, मेजर वर्क जो होता है उसकी 5,00,000 से ज़्यादा होती है। जो पैटी वर्क में आता है उसकी कॉस्ट तो बहुत ही कम होती है क्योंकि वो छोटा मोटा काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फॉर अर्थ वर्क एक्सकवेशन नॉर्मली एंड एक्स्ट्रा रेट इज प्रोवाइडेड फॉर एवरी लेड एंड लिफ्ट ऑफ। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो प्रोवाइड करते हैं लेड एंड लिफ्ट के लिए वो कितनी होती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। लेड एंड लिफ्ट के लिए
लिफ्ट यानी कि उठान के लिए 1.5 मीटर होती है। लेड की अगर आप बात करेंगे तो 30 मीटर होती है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लेड के लिए 30, लिफ्ट के लिए 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, shear force and bending moment at the free end of cantilever beam are। shear force, bending moment at free end जो होता है कैंटिलीवर बीम का, वो क्या होता है? मैक्सिमम, एवरेज, या फिर मिनिमम, और मिनिमम डिपेंड्स ऑन लोडिंग, या फिर ऑलवेज जीरो, क्या होता है? सो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो होती है मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड्स अपॉन लोडिंग, सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज। द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो जीरो होती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, यील्ड मोमेंट, प्लास्टिक हिंज, या फिर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, क्या हम उसको बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए आंसर होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आप उसको बोलते हैं। बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, वो अपना साइन चेंज करता रहता है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हम बोलते हैं। ए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मीन्स। अगर कोई बीम है उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है तो उसका क्या तात्पर्य निकलता है, उसका क्या मतलब निकलता है, क्या उससे आप समझते हैं? तो उससे ये होता है कि ए बीम इन विच मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन सेम ओल डायरेक्शन। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जो होती है उससे यही मीनिंग निकलता है कि भाई वो बीम जो होता है उसका बेंडिंग मोमेंट्स मैक्सिमम होता है, सेम होता है एट ऑल सेक्शन पर। सी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये थे हमारे मोस्ट टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।